नमस्ते जी। मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है। हमारी संस्था MVPS बेरी महापुरुष विचार प्रचार समिति बेरी युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम करती है। आज मैं जिस मुद्दे पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे पिछले 1 साल से हम लोग युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है। 20-25 साल का मेरा अनुभव है युवाओं के बीच में रहने का, उनके बीच में काम करने का। तो जो मेरा इतना लंबा अनुभव है, या जो पिछले 1 साल में हमने देखा कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोज़गार की है। हमारे बच्चे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई भी दिशा, उनके पास स्पष्ट दिशा नहीं है कि मैं क्या करूं, मुझे कैसे नौकरी मिल जाए। अभी मुझे कहीं से कुछ दिन पहले पता चला कि एम्स झज्जर में 35 सिक्योरिटी गार्ड की और 40 क्लर्क की भर्ती निकली हुई है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं पास बच्चे और क्लर्क के लिए 12वीं पास बच्चे फार्म भर सकते हैं। अगर कहीं दूर क्षेत्रों में सरकारी भर्तियां निकलती हैं, जैसे कलकत्ता में, बम्बई में, चेन्नई में या और कहीं, तो हमारे बच्चे फार्म नहीं भरते कि इतनी दूर नौकरी करने के लिए कौन जाएगा। बात भी ठीक है। दूर रहने में ज़्यादातर पैसा आने जाने में खर्च हो जाता है और वहाँ पे किराए पे मकान लेके रहने में खर्च हो जाता है। नौकरी में जो कुछ हासिल होता है वो वहीं पे खर्च हो जाता है। घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर बच्चे के लिए कम तनख्वाह वाली नौकरी करना संभव नहीं है। आज एम्स झज्जर में जो भर्तियाँ निकली हैं, तो ये तो हमारा गृह जिला है, हमारा घर है। ये जिला हमारा है। हमारे घर से 10, 20, 30 किलोमीटर दूर पे सभी जो बच्चे जितने भी गांव हैं, उनके गांव से 20-30 किलोमीटर पे एम्स है। वो आराम से अपना सुबह नौकरी पे जा सकते हैं, शाम को घर वापस आ सकते हैं। अच्छी भर्तियां हैं, पक्की भर्तियां हैं, सरकारी भर्तियां हैं। इसमें जब मैंने फार्म देखा तो फीस 3,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 2,400 रुपये SC/ST कैटेगरी के लिए फीस। सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतने बड़ी फीस आज तक मैंने किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए नहीं देखी। मैंने खुद भी लगभग 30 सरकारी नौकरियों में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। 30 सरकारी नौकरियों के लिए लगभग 300 जगह पे फार्म भरे होंगे, अलग अलग 270 जगह पे फेल हुआ हूँगा, 30 जगह पे फाइनल पहुँचाऊँगा। लेकिन किसी भी भर्ती के लिए इतनी महंगी फीस मैंने नहीं देखी। हमारे देश में, हिंदुस्तान में IAS की भर्ती के लिए भी 100 रुपये फीस है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 50 रुपये फीस है और बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए नामात्र फीस है। जो भी अच्छे संस्थान हैं, UPSC है, SSC है या UGC है, जो JRF वगैरह के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, CSIR है, उनकी सोच ये रहती है कि हम नॉमिनल फीस रखें, कम से कम फीस रखें, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा फार्म भर सके और जो टैलेंट हमने ढूंढना है उस टैलेंट तक हम पहुंच सके। ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि इतनी 3,000 रुपये फीस, और वो भी सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट के लिए, तो बहुत ही मुझे गलत लगा। ये गलत लगना एक बात है, इसको आप थोड़ी सी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए। ये गलत है, मुझे भी गलत लगा, आपको भी गलत लग रहा है, सभी को गलत लग रहा है। लेकिन इसको कुछ समय के लिए इस चीज़ को एक तरफ रख के मेरे आगे के विचारों को ध्यान से सुनिए। देखिए, कोई सरकारी नौकरी पाना अपने आप में एक कला होती है। कोई भी काम करना अपने आप में कला है। एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्या सिनेरियो है,
कंपटीशन का लेवल क्या है, कौन कौन लोग कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, किस प्रकार का कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, उस कंपटीशन में से हम पार कैसे जाएं। इन तमाम बातों को जब कोई बच्चा सीखता है, समझता है, उनका चिंतन मनन करता है, सीखने के बाद उस कंपटीशन को पहले समझ के और फिर उस कंपटीशन को पार करने की कोशिश करता है, तैयारी करता है, तो बच्चा सफल हो जाता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना देश में सबसे आसान काम है। बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि ये गलत कह रहे हैं, ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मैं अपनी बात को पुनः दोबारा दोहराता हूँ, रिपीट करता हूँ कि ये काम सबसे आसान काम है। इससे आसान काम कोई भी नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आसान काम इसलिए है कि आप कोई भी काम उठा के देखेंगे वो सारे काम कठिन हैं। बच्चे मजदूरी पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मजदूरी पे जाते हैं, वो भी कठिन है। और काम धंधे हैं, वहाँ भी मुश्किल हालात में बच्चों को काम करना पड़ता है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चा आसानी से कर सकता है, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ वो नहीं, बाद में आना। तो हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देने के कारण उनको ये लगता है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं। दूसरे एक जो सिफारिशी सिस्टम है, सिफारिशी सिस्टम के कारण जो भी नौकरियां मिलती हैं, उसके कारण हमारे युवा वर्ग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। युवा हतोत्साहित हैं, निराश हैं, हताश हैं। वो ये सोचते हैं कि मुझे नौकरी तभी मिल सकती है, सरकारी नौकरी, जब या तो मेरे पास रिश्वत के देने के लिए रिश्वत के तौर पे 10, 20, 15 लाख रुपए हों, तब भी मैं सरकारी नौकरी हासिल कर सकता हूँ। या दूसरा तरीका जो वो उनके दिमाग में हमने देखा है कि भाई वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी बहुत बड़ी कोई सिफारिश हो तो मैं सरकारी नौकरी लग सकता हूँ। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ मेरे पास नहीं है तो मैं सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। मेरा ये वीडियो बनाने का भी यही उद्देश्य है कि उन लोगों के दृष्टिकोण को मैं ठीक कर सकूं। मैं खुद आप लोगों के बीच में ही, आप लोगों के झज्जर जिले में ही पैदा हुआ, पला बढ़ा, मेरा गांव बराना है। जैसे तमाम परिवारों के हालात हैं, उन हालात से भी कठिन हालात में मैंने अपना बचपन बिताया। घोर गरीबी देखी, आर्थिक संकट देखा, तमाम दूसरी चीज़ें, घर में नशे का प्रभाव देखा, कलह देखा, सारी चीज़ें मैंने देखी जितनी भी एडवर्स एक परिवार में हो सकती हैं। और इन चीज़ों के बावजूद मैंने एक ये विचार किया कि कौन सा जरिया है जिस जरिए के माध्यम से मैं इन कठिन परिस्थितियों से, इन विकट परिस्थितियों से बाहर निकल सकता हूँ। तमाम सोच विचार के बाद मुझे पढ़ाई एक ऐसा जरिया मालूम पड़ा कि पढ़ाई के माध्यम से मैं इन परिस्थितियों से पार पा सकता हूँ। क्योंकि ना तो मैं उस गरीबी के हालात में, वो आर्थिक तंगी के हालात में कहीं से अचानक से लाखों करोड़ों रुपए नौकरी के लिए ला सकता था, ना कहीं से बहुत बड़ी सिफारिश किसी मंत्री, प्रधानमंत्री तक मैं पहुंच सकता था। कौन घुसने देता है। तो इन परिस्थितियों में मुझे पढ़ाई एक अच्छा जरिया लगा, और मैं तो परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि तमाम जगह पे, अलग अलग जगह पे मैं जहाँ पे टेस्ट देता था, टेस्ट पास हो जाते थे। बड़ा आसान सा मुझे लगा। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य थे, सारे के सारे मेरे छोटे भाई बहन सब सरकारी नौकरी पर लग गए। इवन जो रिश्तेदारियों में से आगे बच्चे भी हमारे पास दिल्ली रहे, 2, 4, 5 बच्चे वो भी तमाम सरकारी नौकरी पर लग गए। और जो भी बच्चा मेरे पास आया वो सरकारी नौकरी पे जरूर लगा। मैं थोड़ा सा अनुशासन में सख्त हूँ,
कोई आता है आके नशा करने लग जाए तो मैं अलाउ नहीं करता। कोई कई सारे एक ऐसे नियम से हैं जो मैं पसंद नहीं, मैं बड़ा सख्त सा हूँ इन मामलों में। तो कुछ बच्चे ऐसे, एक आध कोई बच्चा हमारे रिश्तेदारी में से ऐसा भी आया जो आके वहाँ हमारे पास शराब पीने या दूसरे गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट उसने दिखाई, तो हमने उसको भगा ही दिया कि भाई भागो हमारे पास, हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं। तो आज जो हम बात करेंगे वो कंपटीशन के लेवल को समझने की बात करेंगे। हमारी संस्था ने 3,000 रुपये फीस भी देखी एम्स की सिक्योरिटी गार्ड में। इसके बाद हमारी संस्था ने लोगों को मैसेज किए कि आप फार्म भरो, ये नौकरी पाना बहुत आसान है। तो लोग कहने लगे कि भाई आसान कैसे है। वो आसान मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ये आसान क्यों है। इसकी सरकारी जो नौकरियां निकली हैं 35 सिक्योरिटी गार्ड की और 40 क्लर्क की, ये आसान क्यों हैं। देखिए, जब भी कोई सरकारी नौकरी की बात आती है कि सरकारी नौकरी हासिल करें, तो उसमें 3 तरीके के लोग, 3 कैटेगरी के लोग फार्म भरते हैं। एक कैटेगरी होती है अमीर लोगों की, संपन्न लोगों की, जो बड़े अफसर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनकी। वो बच्चे भी अपने बच्चों के सरकारी नौकरी के फार्म भरवाते हैं और फार्म भरवाने के बाद वो बड़े से बड़ा पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं कि हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। उनका उद्देश्य सरकारी, क्योंकि पैसे तो उनके पास पहले ही तमाम पड़े हैं, तो वो पैसे के लिए सरकारी नौकरी ऐसे लोग नहीं चाहते। वो सोशल रेपुटेशन के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए सरकारी नौकरी चाहते हैं। ऐसे आदमी जब कोशिश करते हैं तो अपने बेटे को आईएएस लगवाने की, आईपीएस लगवाने की, कहीं प्रोफेसर लगवाने की, तहसीलदार लगवाने की, सब इंस्पेक्टर लगवाने की या दूसरी चीज़ों की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के लोग को अगर हम कैटेगरी में रखें तो इसको कहेंगे कि ऐसे लोग जो सोशल रेपुटेशन के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोग पहली कैटेगरी में आएंगे। इन लोगों के पास कोई आर्थिक तंगी नहीं होती, बहुत पैसे होते हैं, फिर भी ये सरकारी नौकरी में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं सोशल रेपुटेशन के लिए सिर्फ। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी होती है बिल्कुल गरीब बच्चे की, जिसके पास व्यापार में लगाने के लिए पैसा नहीं, खेती कर ले तो जमीन नहीं, कोई साधन नहीं, दूर दूर तक दिखाई देता कि जिसके सहारे मेरा जीवन या मेरे परिवार का जीवन कट जाएगा। ऐसे बच्चों को अपना घर चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए रोजगार की जरूरत पड़ती है, तो दूसरी कैटेगरी में ये बच्चे होते हैं। तीसरी कैटेगरी में कौन से बच्चे होते हैं? जैसे मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया कि मैंने जीवन में 300 के करीब फार्म भरे। जब मैं 12वीं में पढ़ता था तभी मैंने एनडीए की परीक्षा देनी शुरू कर दी थी। 12वीं पास होने से पहले मैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड नंबर 1 देहरादून में एनडीए की परीक्षा पास करके लेफ्टिनेंट का इंटरव्यू भी दे के आ गया था। इंटरव्यू में फेल हो गया। एसएसबी 5 दिन का होता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत लोग उसमें पास हों, बहुत लोग फेल होते हैं। मैं भी फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर तैयारी करता रहा, फिर दोबारा एनडीए दिया, सीडीएस दिए, बहुत जगह मैंने पेपर पास करे। इसके अलावा मतलब हम जब हमारे दौर में ये मोबाइल फ़ोन, दूसरी चीज़ें प्रैक्टिस पेपर के लिए नहीं होती थी। आजकल तो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं प्रैक्टिस के लिए भी, बच्चे एक साथ उस पर बैठते हैं। ऑल इंडिया में उनको अपनी रैंक भी पता चल जाती है कि इस टेस्ट को 5,000 बच्चों ने दिया, मेरी रैंक 15 है या मेरी रैंक 4,000 है। हमारे समय में इस प्रकार की ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी,
तो जो भी होशियार बच्चे होते थे, हमारे संपर्क में भी 30-40 हम लोग जो होशियार थे, तो वो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी तैयारी को जांचने के लिए फार्म भरते रहते थे। जो भी परीक्षा निकलती उसी का फार्म भर देते थे। सरकारी परीक्षाओं में ज़्यादातर फीस 20 रुपये 50 रुपये होती थी। वो 50 रुपये, और हमें दिल्ली पेपर देने जाना पड़ता था रोहतक से, तो हम आराम से नज़दीक पहुंच जाते थे, दिल्ली सेंटर भरते थे, और 20-30-50 रुपये हमारे फीस के लगते थे। तो जितने भी पेपर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक अखबार आता है, सप्ताह में एक दिन पब्लिश होता है, हमारे समय भी में भी था, अब भी है। बेरोजगार बच्चों को हर हफ्ते लेना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चे रोते रहते हैं, वो अखबार नहीं खरीदते, कहते हैं हमें बता देना सरकारी नौकरी निकले तो। अरे नौकरी की ज़रूरत आपको है या बताने वाले को है? आपको अगर नौकरी की ज़रूरत है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लो, उसको पढ़ो, सारी सरकारी नौकरियां उसमें छपती हैं, उनमें से फार्म भरने चालू करो। हम पढ़ते थे, हम सारे फार्म भरते रहते थे। तो पहली कैटेगरी तो कौन सी बताई मैंने? 3 कैटेगरी बताई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फार्म भरने वालों की। पहली कैटेगरी मैंने बताई कि जो आदमी संपन्न हैं, कंपटीशन सरकारी नौकरी के लिए, वो भी फार्म भरते हैं। दूसरा, जो जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, पीपे में जिनके चून नहीं है, खाली पड़ा है, जिनके पास कोई भविष्य जिनको दिखाई नहीं देता, वो भी भरते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है, जो मैंने बताया कि होशियार बच्चों की, जो अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए बार बार परीक्षा के फार्म भरते रहते हैं कि मैं एक कम्पिटिटिव सिनेरियो में बैठ के देखूं, जब रिजल्ट आएगा तो मुझे मेरे रिजल्ट का पता चल जाएगा। तो जैसे मैं 2006 में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट में मेरी ऑल इंडिया 1 रैंक आई सेंट्रल जेल में। ये तिहाड़, मंडावली और रोहिणी, इन तीनों में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट में पहली रैंक आई, लेकिन मैं गया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने को लिए ये तो हो गया कि मैं उस पेपर को, मैं फाइनल मेरे पास हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। तो इसी प्रकार से अपनी नॉलेज टेस्ट करने वाले बच्चे भरते हैं। अब हम इस 3 कैटेगरी को समझ गए कि एक कैटेगरी तो अमीर लोगों की है, एक गरीब लोगों की है, और एक ऐसे होशियार बच्चों की है जो जिनको सिर्फ कोई मतलब नहीं, नौकरी से भी ज़्यादा वो प्रैक्टिस के लिए तमाम फार्म भरेंगे। अब बात करेंगे हम सिक्योरिटी गार्ड की। एम्स में सिक्योरिटी गार्ड में पहली कैटेगरी वाले लोग फार्म नहीं भरेंगे, क्योंकि पहली कैटेगरी वाले आदमी हैं अमीर, आर्थिक हालात हैं उनके मजबूत, पैसे की कोई कमी नहीं। ऐसे आदमी लाखों रुपए सरकारी नौकरी के लिए, करोड़ों रुपए खर्चने के लिए तैयार रहते हैं। हरियाणा में तो तमाम जब सरकारें आती हैं, कहते हैं हमारे बच्चे को ये लगवा दो, हम 1 करोड़ दे देंगे, वो दे दो 2 करोड़ दे देंगे, इतने लाख दे देंगे। जगह जगह हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं, टीवी में भी सुनते हैं। लेकिन आप विचार करो, ये देखने वाले खुद विचार करो, क्या कोई अच्छा संपन्न आदमी, कोई बड़ा अफसर, बड़ा नेता, बड़ा धनवान व्यक्ति अपने बच्चे को सिक्योरिटी गार्ड लगवाएगा? बिल्कुल भी लगवाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सोशल रेपुटेशन के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जो भी आदमी नौकरी चाह रहे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड पद सुनते ही भाग जाएंगे। पैसे भी अगर उनको देने, उनके पास तमाम पैसे होते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ होते हैं, देने के लिए तैयार भी रहते हैं अपने बच्चों के करियर के लिए, लेकिन वो कहेंगे जब हमने पैसे ही देने हैं तो हम कोई और दूसरी बढ़िया पोस्ट देखेंगे, हम सिक्योरिटी गार्ड पे पैसे नहीं देंगे, पैसे देकर भी सिक्योरिटी गार्ड ही लगवाएंगे। तो वो कंपटीशन हमारा कट गया। अमीर जो आदमी थे, जिनके पास कोचिंग लेने के साधन भी थे, किताब खरीदने के साधन भी थे, फार्म भरने के पैसे भी थे, रिश्वत देने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए भी पैसे थे, तमाम तरीके के साधन संपन्न लोग थे, लेकिन वो, क्योंकि ये नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की इतनी बड़ी नहीं है, उनके सोशल रेपुटेशन के, सामाजिक प्रतिष्ठा के दायरे में फिट नहीं बैठती है, इसलिए वो लोग फार्म को बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। एक जो कैटेगरी थी वो कट गई। दूसरी कैटेगरी, थोड़े समय के लिए हमने बात करी कि गरीब आदमी जिनके पीपे में चून नहीं है।
उसमें भी दो तरीके के हैं। एक तो वो जो गरीबी का रोना रोना रो रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पीपे में चून नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए दाने नहीं हैं, मैं कैसे करूं, हमारे तो ये नहीं है, मैं कैसे करूं। और वो मतलब उनके आर्थिक संकट तो है, लेकिन वो बच्चे भी निकम्मे हैं। वो बच्चे भी किताब भी नहीं पढ़ रहे, मेहनत भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, गरीब वाले में भी। और उसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी तो है, लेकिन वो बच्चे थोड़े से क्रांतिकारी विचारों के हैं कि जी गरीबी तो भगवान ने हम गरीब पैदा तो कर दिए, ये तो चलो किस्मत की बात है। बच्चे के हाथ में नहीं जो पैदा होता है उसके थोड़ी हाथ में होती है कि भी मैं कहाँ पे पैदा हूँ। लेकिन गरीब मरना मरेंगे नहीं, हम अपनी इसको बदलेंगे, कैटेगरी को, ये बदलना हमारे हाथ में। इसलिए वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं। तो दूसरी कैटेगरी गरीबों में, लेकिन गरीब चाहे किसी भी कैटेगरी का है, उसके लिए 3,000 रुपये का फार्म सुनते ही बच्चे भाग खड़े होते हैं। मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिनेरियो को स्टडी किया है, जहाँ पे फार्म की फीस कम होगी वहाँ पे बच्चे बिना सोचे समझे आंख मूंद के फार्म भर देंगे कि देखी जाएगी। बोला जी उस दिन, बोला पेपर, बोला हो सकता है दे दूंगा, टाइम बचा तो दे दूंगा, नहीं बचा तो दे दूंगा, और तमाम बिना ज़्यादा सोचे समझे फार्म को भर देंगे। तो भीड़ हो जाएगी, क्राउड। ये जो सिक्योरिटी गार्ड और 3,000 रुपये फीस रखी है, इसमें वो भीड़ नहीं है। हमें अच्छे से पता है, 3,000 रुपये की कीमत भी पता है, 1.25 लाख रुपये मेरी तनख्वाह है महीने की, और 3,000 रुपये जहाँ कहीं मुझे अपने बच्चे के लिए भी खर्च करने पड़ते हैं, तो 10 बार सोचना पड़ता है कि ये खर्च करें या नहीं करें। इसको ये कोचिंग दिलवाएं, इसको बैडमिंटन अकेडमी में भेजें, इसको डांस क्लास में भेजें, इसको नहीं भेजें। जब 3,000 रुपये की बात आती है तो ये बड़ा अमाउंट है। और जो अब अमीर आदमी तो इसलिए फार्म नहीं भरेंगे इस पोस्ट के लिए क्योंकि सोशल रेपुटेशन के हिसाब से ये पोस्ट नहीं सिक्योरिटी गार्ड की। गरीबों को जरूरत है 35,000 रुपये, 35,339 रुपये मैंने कल कैलकुलेट करवाए थे। इतने रुपए तनख्वाह मिलेगी, 319 या 339, 35,000 से ज़्यादा ही है हाथ में। और जो गवर्नमेंट के कट के गवर्नमेंट के खाते में जो एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा एम्प्लॉय का, वो सरकारी खाते में इसके अलावा जमा होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि गरीब को तो इस नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन उनमें भी बच्चों के पास 3,000 रुपये भरने के लिए नहीं। तीसरी कैटेगरी मैंने बताई थी होशियार बच्चों के, कि जो एक्सपेरिमेंट के लिए, बस अपने ट्रायल के लिए, खुद को जज करने के लिए वो फार्म भरते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट वाले 50 रुपये में 100 रुपये लगते हो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में भी वो देखेंगे, बोला भाई ठीक है, टेस्ट की तैयारी देखेंगे, और टेस्ट की तैयारी देखने के लिए 50 रुपये लगते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं फार्म भर देता हूँ। जब 3,000 रुपये में तो कोई टेस्ट करने भी नहीं जाएगा अपना। तो वो जो होशियार बच्चे थे जो अपने खुद को जज करने के लिए घूमते थे, इस सिक्योरिटी गार्ड वाले में से वो भी कट गए। जो अमीर लोग थे जिनके पास रिश्वत की देने के लिए पैसे थे बहुत ज़्यादा तमाम, वो भी कट गए, क्योंकि उनको अपने बच्चे सरकारी नौकरी पे इस पे लगवाने नहीं चाहिए, रिश्वत में या बिना रिश्वत। वो अपने, कोई नेता अपने बच्चे को सिक्योरिटी गार्ड ना लगवाए, अफसर अपने बच्चे को ना लगवाए, कोई बिजनेसमैन अपने बच्चे को सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं लगवाएगा एम्स में। तो अब इन जो 35 पोस्ट हैं इन पे कंपटीशन हो गया बहुत कम। दूसरा हमारे ज़िले में है, ये जो एम्स स्थापित हुआ है, जहाँ पे स्थापित हुआ है 10-10 लाख रुपए में गवर्नमेंट ने एक्वायर करी थी ज़मीन किसानों को, और हमारी ज़मीन के ऊपर केंद्र सरकार ने इसको एम्स को खड़ा किया है। और एम्स को जो खड़ा किया है ये सिर्फ झज्जर ज़िले वाले लोगों के इलाज के लिए नहीं किया है, ये तो हमने गवर्नमेंट को ओबलाइज किया है कि अपनी ज़मीन सस्ते भाव में दी है। पूरे देश के आदमी यहाँ इलाज के लिए आते हैं, विदेश के भी आदमी इलाज के लिए आते हैं। ठीक बात है, हम उसको कोई अच्छी बात है, सभी को देना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए। हमने भी की है, हमारी ज़मीन पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी के लिए कहाँ जाएंगे। मैंने एम्स में भी बात करी, रिक्रूटमेंट सेल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको भी फ़ोन किया,
उनको फ़ोन करके मैंने खरी खरी सुनाई। माँ जी आप तो वहाँ ऐसे दफ्तरों में बैठ जाते हो, गरीब का बच्चा 3,000 रुपये कहाँ से लाएगा, ये इस बात का जवाब दे दो। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले जी बात तो आप ठीक कह रहे हो, जायज़ कह रहे हो। माँ जायज़ तो मैं तो, मेरी तो बातें आपको लग रही हैं, कलम तो आपकी कलम से फैसला हुआ ना 3,000 रुपये फीस रख लेने का, तो 2,400 रुपये SC ST से। बोले वो हम वापस दे देंगे SC ST वाली एग्ज़ाम के बाद। तो SC ST जो भी, ST तो हमारे यहाँ ज़िले में कोई है नहीं, SC समाज के हमारे जो भी भाई हैं, छोटे भाई, वो भी इस बात को ध्यान करें, आपको 2,400 रुपये फीस पे करनी है। शर्त उसमें ये है कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे, पेपर देने ही नहीं गए, तो आपके वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर पेपर देने जाओगे, आप पास हो या फेल हो, वो 2,400 रुपये आपके वापस सरकार देगी। तो इसलिए चाहे उधारे मांग के भरो, चाहे कुछ भी करो, फार्म भरो। हमारे लिए इस पोस्टों पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। ये 75 पोस्ट जो एम्स वाली हैं, ये हमारे खासकर, मैं ये नहीं कहता सिरसा वाले बच्चे के लिए अच्छी हैं, क्योंकि उनके लिए काफ़ी दूर पड़ेगा यहाँ पे नौकरी करना। वो तो पूरे 400 किलोमीटर पूरे जन्म के लिए दूर हो गए। लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो ये घर के घर में नौकरियाँ हैं। झज्जर ज़िले में ही एम्स है, झज्जर ज़िले में ही हम हैं। अगर हम इन नौकरियों के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो फिर किन के लिए करेंगे, ना इनमें कोई कंपटीशन। इसीलिए हमारी संस्था ने फैसला दिया कि भाई बच्चों को 3,000 ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उनको 500 रुपये प्रत्येक बच्चे को मैं दूंगा, आप भरिए। आपके किसी और ज़िले वाले के लिए, किसी और हल्के वाले के लिए तो 3,000 रुपये फीस है, आपकी तो मैंने 2,500 कर दी। आप 3,000 का फार्म भरिए, 500 मैं दे दूंगा अपनी तरफ से, 2,500 होगी। उसमें भी फिर हमें 15 जनवरी को एक टेस्ट लेंगे। 15 जनवरी संडे पड़ता है, हम एक टेस्ट लेंगे। जो अभी पीछे हमारे हरियाणा में CET हुआ था, उसी सतर पे सिक्योरिटी गार्ड में टेस्ट पूछा जाएगा। या आप SSC में CHSL जो टेस्ट होता है हायर सेकेंडरी लेवल, वो क्लैरिकल में, उस तरह का क्लैरिकल में पूछा जाएगा। कोई इसमें IAS की परीक्षा नहीं है। पेपर बनाने वालों का भी एक स्तर होता है, उनको भी पता है कि भाई 10वीं के बेस की भर्ती है, कोई IAS की भर्ती थोड़ी है। पेपर का स्तर वो छोटा ही होता है। उसी स्तर का एक हम टेस्ट लेंगे। उसमें हमने कर दिया कि भाई जो बच्चे होशियार हैं उनको, हर एक बच्चे को तो संस्था भी कहाँ से पैसे लेके आए, कहाँ इतने पैसे रखे हुए हैं कि ऐसे बांटने लग जाएं। तो उसमें भी हमने तय किया कि जो होशियार बच्चे हैं उनको 2,000 रुपये, अगर कोई उस टेस्ट में 60% से ऊपर नंबर लेता है तो उसको 1,000 रुपये, 70% से ऊपर नंबर लेता है तो 1,500 रुपये, और 80% से ऊपर नंबर लेता है तो 2,000 रुपये संस्था की तरफ से और दिए जाएंगे। शर्त ये है कि ये फार्म भरा होना चाहिए एम्स का, सिक्योरिटी गार्ड वाला और या ये क्लैरिकल वाला, प्लस उस टेस्ट में आपके 80% नंबर हों तो आपको संस्था 500 रुपये तो सभी बच्चों को देंगे। जो फार्म भरने वाले 2,000 और 2,500 रुपये आपको मिल गए। 3,000 में से 2,500 रुपये हमारी संस्था आपको दे देगी। वो इसलिए देना चाह रहे हैं हम कि हमारे बच्चे इन 75 भर्तियों में से 50 भर्तियाँ घसीट के बेरी हल्के में ले आए, और बेरी हल्के में जब ले आए तो दूसरे जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ये पता चलेगा कि हमारे घर में ये जो एम्स है इनमें भी नौकरियों का स्कोप है। अभी तक बच्चों को ये पता ही नहीं है। हमने देखा है कि बच्चा, कोई भी एक भी बच्चा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नहीं ले रहा। सभी बच्चे तमाम, हमने फार्म, जब भी कोई फार्म निकलता है जिस भी डिपार्टमेंट का निकलेगा तो वो अधिसूचना जारी करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा। उस नोटिफिकेशन में तमाम चीज़ें लिखी होती हैं कि भैया कब लास्ट डेट है, कब फार्म भरने शुरू होंगे, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कितनी उम्र चाहिए, किस डेट को उम्र देखी जाएगी फार्म। तो वो सारी चीज़ें, उम्र भी हो सकता है किसी की अगर 19 दिसंबर को देखें तो अलग, अगर किसी की 19 नवंबर को देखेंगे तो अलग। तो उसकी कैलकुलेशन भी किस डेट के हिसाब से वो देखनी है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पे, कैसे फार्म भरें, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। दूसरी बात, एक मैं पॉइंट और कहूँगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का अंतर नहीं पता बच्चों को। मेरे सामने समस्या आई, मैंने जब ये सिक्योरिटी गार्ड की भर्तियों के बारे में
बच्चों को बताया, कई सारे बच्चों के मैसेज आए, बोला जी ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए है। मैं भाई आपको किसने कहा एक्स सर्विसमैन के लिए है? बोला जी लिखा हुआ है। मैं लिखा हुआ है कि डिजायरेबल। डिजायरेबल शब्द का मतलब ये होता है कि भाई एक्स सर्विसमैन मिल जाए तो वो और बढ़िया, एक्स सर्विसमैन मिल जाए तो और बढ़िया। जैसे हम देहाती भाषा में मैं आपको डिजायरेबल शब्द का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा बच्चा कोई लड़का जवान हो गया, उसके हम शादी करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे जी कोई लड़की बताना। क्या कहेंगे जी? कोई अच्छी लड़की बताना। बोला और? बोला जी अगर वो लड़की टीचर लग रही हो तो और अच्छा हो जाएगा। तो पहली चीज हम क्या देख रहे हैं? लड़की, वो क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और उसमें भी हम कह रहे हैं कि वो लड़की भी अगर टीचर मिल जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये डिजायरेबल का तो मतलब इतना है कि हमने सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने हैं, कोई भी भरो, नौजवान भरो, दूसरा जो कोई एक्स सर्विसमैन है या ना है वो भी भरो, कोई भी भरो। लेकिन हमारी संस्था ये चाहती है कि एक्स सर्विसमैन मिल जाए तो हमें अच्छा है। तो ये एक्स सर्विसमैन डिजायरेबल लिखने का सिर्फ ये है कि भाई एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके कान से खड़े हो जाएं, वो भी इस भर्ती को भर लें। एक्स सर्विसमैन डिजायरेबल में लिखने का ये मतलब नहीं है कि नौजवान अगर कोई 20 साल का है, 21 साल का है, वो उस फार्म को नहीं भर सकता। भर सकता है, वो अच्छे से अपना नौकरी करे, डिसिप्लिन्ड है वो। यहाँ पे 2 स्टेज हैं, पेपर पास करेगा, फिजिकल पास करेगा, नौकरी लगेगा। ना लगे, कोई दिक्कत करे तो मैं बैठा हूँ, आप मेरे से आके मिलिए, मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, BSF, CISF, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, कोई भी सरकार, कोई भी जब सरकारी नौकरी निकालती है तो सबसे पहला काम है नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करना, नोटिफिकेशन निकालना। उस नोटिफिकेशन में सारी बातें लिखी होती हैं। वही नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छपते हैं जिनमें भर्तियां निकलती हैं। ना तो बच्चे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेते, ना वो नोटिफिकेशन पढ़ना आता। हमने वो नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दी, ये भी समझा कि हमारे बच्चे की इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी दक्षता उनमें नहीं है कि वो अंग्रेजी में पढ़ पाए। उस उन्हीं चीज़ों को हिंदी में लिख के भी हमने मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम जगह पर भिजवाने की कोशिश करी। फिर भी बच्चे उसमें नहीं पढ़ते, खोल के नोटिफिकेशन को, ना उनको पढ़ना आता। हमारे पास व्हाट्सएप करते हैं जी एज कितनी है। अरे भले आदमी, जब आपको नोटिफिकेशन भेज दिया तो इसमें आप खोल के देखिए, फार्म कहाँ से मिलेगा? नोटिफिकेशन में सारी बातें लिखी हुई हैं। ऑफलाइन फार्म होगा तो भी नोटिफिकेशन में लिखा होगा कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन होगा तो भी नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहली चीज कि अपने बच्चों को सिखाइए, एक तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हर हफ्ते 10 रुपये का आता होगा, महीने में 40 रुपये लग जाएंगे। अगर एक बच्चे अगर 40 वह ना कर सकता हो तो 4 बच्चे 10-10 रुपये बांट लें। एक हफ्ते का वो खरीद लाए, दूसरे हफ्ते का वो खरीद लाए, तीसरे हफ्ते का, ऐसा ही 10-12 रुपये का, 10 रुपये का मेरे हिसाब से आता होगा। और उसको पढ़ें। गांव में, पंचायतों में अपने जो सरपंच, पंच जितने भी निर्वाचित हुए हैं, इनको कहें कि आप अपने घर पे कोई ये दैनिक भास्कर मंगवाओ या ना मंगवाओ, इनमें क्या लिखा होता है? करंट लगने से भैंस मरी, पड़ोस में गोलियां चल गई, वहाँ पे नशे के 2 उसने सापला पुलिस ने 2 पेटी पकड़ ली। बच्चों को, बेरोजगार बच्चों का क्या काम है इन खबरों से? दारू पकड़ ली, ये हो गया, करंट लगने से भैंस मर गई है, बारात में गोलियां चल गई। इस प्रकार की खबरों से बच्चों के जो जरूरी खबरें हैं वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की, पूरे गांव में, गांव के गांव ऐसे हैं जिनमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अखबार ही नहीं है। तो आप अपने जो नवनिर्वाचित पंच हैं, सरपंच हैं, इनको कहिए कि आप एक एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेना शुरू कर दो, ताकि हमारे बच्चे कम से कम ये देख तो लें कि सरकारी नौकरी में भर्ती कहाँ पर निकली हुई है। हिंदी में भी छपता है, इंग्लिश में भी छपता है, वही बात हिंदी में छपेगी, वही इंग्लिश में छपेगी। उसको पूरे को बच्चों को कहिए कि पढ़ना शुरू करें और अपने आप पता लगेगा। एम्स में निकल गई तो अपने बच्चों को निकालो, उनको प्रोत्साहित करो। हमारी संस्था खड़ी है मदद के लिए। बच्चे, बड़ी समस्या ये है
कि बच्चे हमें ये कहते हैं जी सिफारिश हो तो हम फार्म भरें, सिफारिश हो तो हम फार्म भरें। अरे मैं कहता हूँ यार सिफारिश हो फार्म भरे, पहले फार्म तो भरो, फार्म तो भरो, तुम फार्म भरना तो सीखो। बोले जी 3,000 रुपये चले जाएंगे। मैं कहा भाई किसान जो है वो बीज बोता है, बीज उसकी उम्मीद ये होती है कि फसल होगी, कई बार सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कोई बीमारी ऐसी आ जाती है, वो सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है, मेहनत भी बर्बाद हो जाती है, वो बीज जो बोया था वो बीज भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या किसान अगली बार अपनी खेती को ऐसे ही छोड़ देता है? अगले बार फिर वो अपनी हिम्मत जुटाता है, फिर बीज बोता है। तो ये तो बीज बोने लायक बात है। अगर मान लो इन्होंने 3,000 रुपये भी कर दिए तो आप इनके मुंह पे मारो 3,000 रुपये। मैंने तो नहीं करे, जिन करने वाले हैं उन्होंने क्या सोच के करे हैं। हमने तो जो चर्चा करी, कुछ जगह पे बात भी करी, तो उन्होंने हमें ये बताया जी ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, अमीर तो कोई सिक्योरिटी गार्ड में आएगा नहीं, गरीब 3,000 से डर के भाग जाएंगे, ये अपने जानकार 50 बच्चों के फार्म भरवा लेंगे, उन्हीं में कंपटीशन होगा नहीं, कोई कहने वाला नहीं आएगा। तो आप इनकी इसी जो चक्रव्यूह उन्होंने रच दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे बेरी हल्के के बच्चे इसी चक्रव्यूह को तोड़ें, इनको जवाब दें। कम से कम बेरी हल्के के 500 बच्चे इन 75 पोस्टों के लिए फार्म भरें, ताकि इनको पता चले अगर भाई तुम 3,000 तो तुमने कर दिए, लेकिन हमने तुम्हें 3 भी दिए, और अब भ्रष्टाचार भी ना करने दें। इनके लिए एक आप अपने बच्चे में काबिलियत पैदा करिए। सिस्टम को भ्रष्टाचार जब कहें हम, जब हमारे बच्चे के अंदर काबिलियत हो और हम ये कहें जी देखो मेरा बच्चे में काबिलियत है। हम लोग घूमते हैं जगह जगह, गांव में जाते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, माँ बाप के बीच में जाते हैं, तो हमें ये कहने वाले तो लोग बहुत मिलते हैं कि मेरे बेटे ने BA कर ली, इसको नौकरी नहीं मिली, मेरे बेटे ने MA कर ली, इसको नौकरी नहीं मिली, इसने B.Ed कर ली, इसको नौकरी नहीं मिली। ये कहने वाला कोई एक आदमी नहीं मिलता कि जी मेरे बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ली और इसको नौकरी नहीं मिली, आप इसका टेस्ट लेके देख लो, चाहे मेरे बच्चे में काबिलियत है। मैं कहता हूँ अगर कोई एक ऐसा माँ बाप कोई एक भी है जो ये कहता हूँ जी मेरे बच्चे का टेस्ट लेके देख लो और इसमें काबिलियत है, तो मेरे से संपर्क कर ले। मेरा नंबर तो पब्लिक डोमेन में सबके पास रहता है, आप मेरे से संपर्क करो। संडे को मेरी छुट्टी होती है, मेरे पास ले आओ। अगर कोई ऐसा एक भी बच्चा मुझे मेरे हल्के में 52 गांव जहाँ पे हम काम करते हैं, एक बच्चा भी ऐसा मिल जाए जो ये कहता हो कि जी मेरे अंदर काबिलियत है, MA BA B.Ed से B.Ed MSc कुछ नहीं पूछता मैं, कोई भी कम्पिटिटिव टेस्ट एक आप उठा दो, SSC CGL CHSL UPSC का कोई टेस्ट, और बच्चे को ये कह दो जी ये टेस्ट होता है मेरा, इस टेस्ट की मैंने तैयारी करी है, मेरी तैयारी, हाँ मेरी तैयारी चेक कर लो। उसकी तैयारी उसके माँ बाप के सामने मैं चेक करके बता दूंगा, नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी, अगर आपके बच्चे ने तैयारी कर रखी है तो मैं सभी अपने छोटे भाई बहनों, उनके माँ बाप, या जो भी मेरे इस वीडियो को जिन्होंने सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को यही कहता हूँ कि कंपटीशन के लेवल को समझिए। हालांकि 3,000 रुपये फीस ज़्यादा से भी बहुत अधिक ज़्यादा है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इसको भी एक अवसर समझ के पकड़िए। आप ये समझिए कि हम 3,000 रुपये दे के ये नौकरी लेंगे, अगर हमने फीस सस्ते करवाने का अगर मैं आंदोलन करूं तो फीस सस्ती भी करवा सकता हूं, लेकिन फिर आप लोग ये कहोगे कि इसमें तो सारे ना बिहार स्टेट के आगे, उत्तर प्रदेश स्टेट के आगे, राजस्थान के आगे, अब वो सारे कटे हुए हैं। वो कहेंगे भाई 3,000 रुपये दे के भी हम झज्जर नौकरी करने क्यों जाएं, वो कटे हुए हैं, उनको कटे रहने दो, 3,000 रुपये ही दो, और कंपटीशन फार्म ज़्यादा से ज़्यादा भरो, और जो सिक्योरिटी गार्ड और क्लैरिकल की 75 में से 50 नौकरी बेरी हल्के में घसीट लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। आपका भाई भूपेंद्र अहलावत।